हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जेएसएससी सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया अभी चल ही रही है और इसी के बीच में हम लोग अपने सिलेबस को भी डिस्कस कर चुके हैं और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग आज से इंग्लिश पेपर 2 और पेपर 4 की तैयारी हम लोग इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए हम लोग आज शुरू करेंगे अपना फर्स्ट नॉवल, जिसका नाम है ओल्ड मैन एंड द सी। ओल्ड मैन एंड द सी नॉवल इज रिटन बाय अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे। ओल्ड मैन एंड द सी नॉवल जो है अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग राइटर के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। तो राइटर अर्नेस्ट हेमिंग्वे का जन्म 21 जुलाई 1899 ओर पार्क, इलिनियस, यूनाइटेड स्टेट में हुआ एंड उनकी डेथ 2 जुलाई इन 1961 एट द एज ऑफ 61 में इनका डेथ हुआ। कहाँ हुआ? कैचम, इदाहो, यूनाइटेड स्टेट में। तो दोस्तों, यह जो चैप्टर है वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस नॉवल के लिए ही अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे को 2 अवार्ड मिले हैं, जो कि हमारा फर्स्ट अवार्ड है पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन इन 1953 एंड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1954। तो ये दोनों जो प्राइज़ हैं इस राइटर को मिला है ये वर्क के लिए। और दोस्तों, यहाँ पे हम लोग पैराग्राफ में आते हैं। ही वॉज एन अमेरिकन नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड जर्नलिस्ट बेस्ड ऑन एन इकोनॉमिकल अंडरस्टैंडेड स्टाइल दैट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड आफ्टर 20th सेंचुरी राइटर बिटवीन द मिड ऑफ 1920 एंड 1950। तो दोस्तों, ये जो राइटर है वो हमारे अमेरिकन नॉवेलिस्ट हैं। यहाँ पे हम लोग जान सकते हैं कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे जो है इंग्लिश राइटर नहीं है, ये क्या है? अमेरिकन राइटर है, ठीक है। और इनका जो बोल सकते हैं कि इनका जो वर्क का जो इन्फ्लुएंस रहा है वो 20th सेंचुरी में रहा है। कब से कब तक? 1920 टू 1950 तक, ठीक है। इंक्लूडिंग 7 नॉवल, 6 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन एंड 2 नॉन फिक्शन वर्क, हिज राइटिंग हैव बिकम क्लासिक ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। धीरे धीरे इनका राइटिंग को अमेरिका में वहाँ के लोगों द्वारा क्लासिक रूप में माना गया। तो दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आते हैं और यहाँ पे कुछ उनका जो नोटेबल वर्क्स है उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। लिस्ट ऑफ अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वेज वर्क। First of all is The Torrents of a Spring in 1925. Second, The Sun Also Rises 1920. A Farewell to Arm 1929. For Whom the Bell Tolls 1940. Across the River and Into the Tree 1950. The Old Man and the Sea in 1952. And last is Adventure of Young Man in 1962. And the last one novel was written in posthumously. Okay, the last work written in posthumously. His 3 novels, 4 short story collection and 3 non-fiction works were published posthumously. So guys, we have to know about the word posthumously meaning. Okay, after the death of the originator. इसका मतलब हुआ कि कोई भी वर्क जो राइटर के डेथ के बाद पब्लिश होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोस्टमसली कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? सो नाउ we discuss about the novel. First of all, the novel Old Man and the Sea is a novella written in 1951 in Cayo Bianco, Cuba. यह जो नॉवल है यह 1951 में लिखा गया है कायो बियांको, जो कि क्यूबा में है, ठीक है। नोवेला स्टार्टिंग इन ऑन द कोस्ट ऑफ क्यूबा नियर हवाना। यह जो नोवेला है वह स्टार्ट हुआ है कहाँ से? कोस्ट ऑफ क्यूबा, हवाना से, ठीक है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग को यहाँ एक वर्ड आया है नोवेला। व्हाट इज नोवेला? तो नोवेला दोस्तों एक टाइप्स ऑफ नॉवल है जो कि नॉवल से छोटा होता है। नॉवल क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। नोवेला नॉवल से छोटा होता है। जनरली नोवेला जो है वो 10,000 लाइन के नीचे ही माना जाता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा ओल्ड मैन एंड द सी जो है एक नोवेला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग जाते हैं। एन ओल्ड मैन सेंटियागो फिशरमैन इज पिक्चर्ड एज बीइंग वेरी अनलकी बिकॉज ही हैज बीन अनेबल टू कैच अ फिश फॉर 40 days। सो गाइज, यहाँ पे बताया गया है इस चैप्टर का मेन जो हमारा हीरो जो है वह एक फिशरमैन है जिसका नाम सेंटियागो है, और इसको इस नॉवल में एक अनलकी मैन की तरह इसको यहाँ पे पिक्चर्ड किया गया है, क्योंकि हमें पता है कि एक फिशरमैन का काम ही होता है फिशिंग करना, और 84 डेज उसका हो चुका है लेकिन अभी तक उसको एक भी फिश नहीं मिला है। और उसकी रोजी रोटी ही वही थी कि वह रोज मछली को क्या करेगा? पकड़ेगा, उसको मार्केट में सेल करेगा, उसके बाद उसी से अपना वो खर्च निकालेगा। लेकिन 84 डेज हो चुका है लेकिन उसे अभी तक एक भी फिश नहीं मिला है। इसलिए हम लोग जो है इस नॉवल में जो राइटर है इस सेंटियागो को, ओल्ड मैन को, एक अनलकी मैन के रूप में माना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। हिज अप्रेंटिस मैनोलिन हैज बीन फोर्स्ड बाय हिज पेरेंट्स टू सीक अनदर लकीयर एम्प्लॉयड थ्रू although Manolin continues to help Santiago load and unload his boat from the ocean each day। यहाँ पे क्या बताया गया है? एक 6 ईयर का लड़का है जिसका नाम है मैनोलिन, और मैनोलिन मछली पकड़ने की ट्रेनिंग ओल्ड मैन के पास यानी कि सेंटियागो के पास ले रहा होता है, ठीक है। लेकिन 84 डेज से सेंटियागो ने एक भी फिश को कैच नहीं कर पाया। इसीलिए मैनोलिन का जो फैमिली है, पेरेंट्स हैं, वो उसको बोलते हैं कि तुम जा करके कोई नया एम्प्लॉय ढूंढो, क्योंकि ये बहुत ही अनलकी है। जब ये खुद 84 डेज से एक भी मछली को कैच नहीं कर पाया तो तुम्हें क्या ही सिखा पाएगा, ठीक है। तो मैनोलिन केयर फॉर द एजिंग सेंटियागो, ब्रिंगिंग हिम फूड एंड क्लोथिंग, एंड रिटर्न सेंटियागो टेल्स मैनोलिन स्टोरीज अबाउट बेसबॉल लेजेंड्स एंड हिज यंगर डेज फिशिंग इन अ बोट ऑफ अफ्रीका। सो दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि मैनोलिन अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाते हुए फिर भी
सेंटियागो के पास वो अप्रेंटिस के लिए आता है और उसके बदले में मैनोलिन जो है सेंटियागो के लिए फूड लाता है, क्लोथिंग लाता है ना, यानी कि उसकी जो भी बेसिक नीड्स हैं वो पूरा करता है मैनोलिन, ठीक है। और उसके रिटर्न में सेंटियागो अपने अंग लाइफ के बारे में, अपने पिछले पास्ट के बारे में, जो भी वो एडवेंचरस डीड्स किए हैं उनके बारे में वो कहानी बताता है अफ्रीका के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एवरी नाइट सेंटियागो ड्रीम्स ऑफ लायन ऑफ ऑन द बीचेज ऑफ अफ्रीका। हर रात को सेंटियागो जो है वह अफ्रीका के बीच पर खड़े होकर एक लायन को देखता था। इसका ड्रीम में क्या आता है, एक लायन आता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ 85 डेज मैनोलिन हेल्प सेंटियागो लोड हिज बोट इनटू द सी। जब 85 डेज हो जाता है, 84 के बाद 85वां डे जब आता है, तो मैनोलिन जो है वह सेंटियागो की बोट को लोड करने में उसकी हेल्प करता है। क्योंकि बहुत दिनों से सेंटियागो ने एक भी फिश को पकड़ा नहीं है, तो आज वह एक दृढ़ निश्चय कर लेता है कि आज मुझे एक कम से कम एक मछली पकड़ना है और आज उसी को अपने मील में ऐड करना है। Santiago rows over the deep well where he has been trying to catch fish for past week and decide to try his luck farther out. तो आज सेंटियागो डिसाइड करता है कि आज मुझे कम से कम एक फिश पकड़ना ही है। फाइनली इन द अर्ली आफ्टरनून ही कैचेस एट 10 पाउंड ट्यूना विच ही डिसाइड विल बी हिज मील फॉर द डे। और फाइनली आफ्टरनून में क्या करता है सेंटियागो, एक 10 पाउंड का, लगभग एक 10 पाउंड का ट्यूना इज अ टाइप ऑफ फिश, ओके। तो एक 10 पाउंड का ट्यूना उसने पकड़ा और वह डिसाइड किया कि आज यही ट्यूना को वो क्या करेगा, दोपहर के लंच में वह मील के रूप में लेगा। नॉट लॉन्ग आफ्टरवर्ड्स सेंटियागो फील्स अ हार्ड पुल ऑन हिज लाइन एंड रियलाइज दैट ह्यूज मार्लिन हैज काउट हिज हुक। लेकिन कुछ ही देर बाद सेंटियागो को पता चलता है, क्योंकि चूंकि बड़ा मछली जो होता है वह हुक में फंसा हुआ था, तो उसे बहुत ज़्यादा टाइट पुल कर रहा था, खींच रहा था अपनी ओर। तो उसको रियलाइज़ हुआ, सेंटियागो को रियलाइज़ हुआ कि यह एक ट्यूना नहीं बल्कि एक मार्लिन है। तो दोस्तों यहाँ मार्लिन भी जो है एक टाइप ऑफ फिश है जो आकार में क्या होता है, साइज में ट्यूना से बहुत काफ़ी बड़ी होती है। बिकॉज द मार्लिन इज सो बिग हाउएवर सेंटियागो कांट पुल इट इन, द मार्लिन पुल सेंटियागो स्किप फादर एंड फादर फ्रॉम लैंड। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि जब उसे पता चला कि यह ट्यूना नहीं बल्कि मार्लिन है, तो सेंटियागो उसे खींच पाना उसके लिए संभव नहीं था। तो क्या कि जो ट्यूना जो है अपनी ओर उसको खींच करके लैंड से बहुत दूर बीच समुद्र में उसे ले जाती है। एज द सन गोज डाउन सेंटियागो बिगिंस टू फील अ काइंड ऑफ कंपेनियनशिप विद द मार्लिन, हिज पिटीज ऑफ द फिश इवन लव इट बट इज स्टिल डिटरमाइंड टू किल इट। तो दोस्तों यहाँ बताया गया है कि सेंटियागो जो है उसकी कंपेनियनशिप को बहुत ही इंजॉय कर रहा था, और दोनों ही यहाँ बताया गया है कि दोनों ही, जैसा कि 84 डेज से जो सेंटियागो है एक भी मछली को कैच नहीं कर पाया, तो वो भी अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था। और यहाँ पे मार्लिन भी सेंटियागो के हुक में फंसी हुई थी, तो वो भी अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रही थी। यहाँ दोनों ही अपने अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, और जो सेंटियागो है इस स्ट्रगल को इंजॉय कर रहा है और एक ब्रदरहुड की तरह मार्लिन के साथ ट्रीट कर रहा है। यहाँ तक कि उसे जो मार्लिन से बहुत ही प्यार हो गया है, लेकिन फिर भी वह उसे छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसकी वह क्या थी, मेहनत का ही फल था। इसीलिए वह बहुत ही ज़्यादा अपने वर्क पे डिटरमाइंड था और उसे मारना चाह रहा था। He decided to cut all his other lines so that nothing will referred with his great catch. क्या होता है कि कुछ देर बाद वह, जब मार्लिन को उसे कैच करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, इसलिए सेंटियागो जो है और अपनी लाइंस को, अपने जाल को कट कर देता है, ताकि उसका फोकस जो है सिर्फ मार्लिन पर ही टिका रहे और अदर कहीं दूसरी जगह उसका फोकस नहीं जाए। As the sun comes of the Santiago's second day at sea, the marlin suddenly surged, pulling the line and cutting Santiago's hand. आज जो है सेंटियागो का समुद्र में दूसरा दिन हो चुका है और मार्लिन अभी तक उसके जाल में फंसी हुई है, और एकाएक मार्लिन जो है वह क्या करती है, अपने शरीर को बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है, और इसी परेशानी के दौर में सेंटियागो के हाथ में एक कट आ जाता है। एज ही नर्स हिज हैंड द मार्लिन जम्प्स अप आउट द वाटर एंड सेंटियागो कैन सी द फिश इज बिगर दैन एनी मार्लिन ही हैज़ एवर सीन, मच लेस काउट ऑन हिज ओन। जैसा कि सेंटियागो के हाथ में कट आ चुका है, तो अपने हाथ में वह पट्टी मरहम करके, और जैसे ही वह कर ही रहा था तभी अचानक मार्लिन जो है वह वाटर में जंप करती है। तो सेंटियागो को पता चलता है कि इतनी बड़ी मछली उसने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा। मार्लिन मछली तो देखा था, बट मार्लिन की इतनी बड़ी मछली, इतनी लंबी, इतनी बड़ी साइज में वो अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम ही शो कर रहा था। He has to hold on the line with all his might so that the marlin does not break free from the boat. He plays that he will be able to kill the marlin and wonder what his hero Gio DiMaggio if would do if he were in Santiago's situation। और जब बहुत ही ज़्यादा उसे परेशानी हो रही थी मार्लिन को पकड़ने में, तो वो अपने एक हीरो, अपने गुरु, जैसे हम लोग अब एक बोल सकते हैं कि जो सेंटियागो है अपने गुरु के बारे में, जिसका नाम है जियो डेमेजियो के बारे में वो सोचता है कि अगर इस सिचुएशन में उसका अगर गुरु रहता तो वो क्या करता, ठीक है। As it grows dark on Santiago's second day at sea, he lets out a small line and catches a dolphin fish to eat.
तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जब उसके जाल में मार्लिन मछली फंसी हुई है, तो आज दो दिन हो चुका है लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो सेंटियागो सोचता है कि कम से कम अभी हम क्या करते हैं, कुछ खाने के लिए एक स्मॉल मछली लाइक डॉल्फिन को अपने खाने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं। ही रेस्ट फॉर फ्यू आवर बट इज वॉकन बाय द मार्लिन जंपिंग frantically. Santiago continues holding the line although it has been cutting into the hand for some time. तो क्या होता है दोस्तों, जैसे ही वो छोटी जाल को डॉल्फिन को फंसाने के लिए उसको लगाया ही था, तभी क्या करता है, जो मार्लिन है वह जंपिंग करने लगती है क्योंकि वह बहुत ही थक चुकी थी। और सेंटियागो कंटिन्यू होल्डिंग द लाइन, इट हैज़ बीन कटिंग इनटू हैंड फॉर सम टाइम। लेकिन और उसके और वो अपने क्या करी थी, पूरा जाल में छटपटा रही थी और उसी के दरमियान में क्या होता है, बार बार सेंटियागो के हाथ में कट का निशान आ रहा था। The marlin, tired and being circling the boat as Santiago grows weaker from the lack of sleep and exhaustion, finally uses all his strength to harpoon and kill the marlin. क्या हुआ, इसके बाद 2 दिन 3 दिन हो चुका था लेकिन अभी तक ना सेंटियागो के पास खाने के लिए कुछ था और ना ही वह उसके पास सोने के लिए टाइम मिल रहा था। इसके लिए क्या हुआ, सेंटियागो बहुत ही ज़्यादा थक चुका था और फाइनली वह क्या करता है, हार्पून से मार्लिन को किल कर देता है। ठीक है, हार्पून क्या होता है, जो नाव को जिससे पानी को हम लोग क्या करते हैं, आगे की ओर खींचते हैं, पीछे की ओर, जिससे हमारा जो बोट है वो आगे की ओर जाए, जिसके आगे क्या होता है, नोकीला होता है, तो उसके माध्यम से वो जो है मार्लिन को मार देता है। सेंटियागो टाइज द मार्लिन टू द साइड ऑफ हिज बोट एंड बिगिंस सेलिंग बैक टुवर्ड्स क्यूबा ड्यूरिंग द होमवर्ड जर्नी हाउएवर हिज थर्ड डे एट सी। क्या होता है, उसके बाद मार्लिन को मारने के बाद सेंटियागो जो है अपनी बोट में मार्लिन को बांध देता है किनारे में और वह बैक चला जाता है क्यूबा की ओर। और वह बहुत ही खुश था, उसके समुद्र में तीसरा दिन चल रहा था लेकिन वह बहुत खुश था क्योंकि उसके हाथ बहुत बड़ी मछली लगी थी। शार्क अटैक द बोट tearing the flesh from the marlin. Santiago fights desperately, killing or driving off most of the shark, but eventually the sharks eat all the flesh of the marlin. लेकिन दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जब किस्मत ख़राब हो उस समय हम कितना ही भी मेहनत करें लेकिन हम लोग अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। वही हाल यहाँ सेंटियागो के पास हो रहा था कि सेंटियागो के हाथ तो बहुत बड़ी मछली लगी थी, बट क्या होता है कि जब वह हार्पून से मार्लिन को मार देता है, उसके बाद उसका ब्लड पूरे समुद्र में फैल जाती है और उसी के ब्लड से अट्रैक्ट होकर के बहुत सारे शार्क वहाँ पे आ जाते हैं और मार्लिन पे हमला कर देते हैं और उसका सारा फ्लैश को खाने लगता है। लेकिन सेंटियागो जो है फाइट करता है डेस्परेटली, बहुत ही हिम्मत से, किसके साथ, शार्क के साथ, और किलिंग और ड्राइविंग ऑफ द मोस्ट ऑफ द शार्क, और बहुत सारे क्या होता है, शार्क को मार भी देता है। बट लास्ट में बहुत सारे शार्क वहाँ आ जाते हैं और मार्लिन का जितना भी फ्लैश था, जितना भी उसका मांस था, वो सारे खा जाते हैं। वेन द सेंटियागो पुल्स इनटू द हार्बर एवरीवन इज स्लीपिंग एंड सेंटियागो स्ट्रगल टू कैरी हिज मास बैक टू हिज सैक लीविंग द मार्लिन्स स्केलेटन टिल टाइड टू हिज बोट इन द हार्बर। जब वापस सेंटियागो अपने समुद्र के किनारे बंदरगाह पर आता है और वह देखता है कि सारा जो मांस है, जो फ्लैश है मार्लिन का, वो सारे शार्क खा चुके हैं, उसे बहुत दुख होता है और वो अपने स्ट्रगल को याद करता है और वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ होता है। इसीलिए उसने उसी तरह शार्क जो भी मार्लिन का जो कंकाल था, स्केलेटन था, उसको उसी तरह टाई करके छोड़ के और वह अपनी झोपड़ी में, शैक में आकर के आराम करता है और मार्लिन को उसी तरह वहाँ पे छोड़ देता है। द नेक्स्ट डे मार्लिन फाइंड सेंटियागो स्लीप to in his sack. Malolin is overjoyed to see him, but cries when he sees the cut of Santiago's hand. चूंकि 3 दिनों से जो मैनोलिन का गुरु था सेंटियागो, वो घर आया नहीं था, तो मैनोलिन बहुत चिंता में था कि आखिर उसका गुरु कहाँ चला गया है। और जब वह अपने सैक में सेंटियागो को सोता हुआ देख वह बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, लेकिन जब उसे उसकी हाथ के घाव पर नज़र पड़ती है तो वह बहुत ही ज़्यादा दुख होता है और वह चिल्लाने लगता है। He brings Santiago's coffee, passing the crowd of fishermen who are marveling the Marlin's giant skeleton. When Santiago wakes up, Manolin tells him he does not care what his parents say. He is going to start fishing with Santiago again. क्या होता है, अगले ही सुबह वहाँ पे बहुत सारे फिशरमैन जो है, क्राउड वहाँ इकट्ठा हो जाता है और मार्लिन का जो जियांट स्केलेटन था उसको देखकर सभी लोग क्या थे, हैरान हो चुके थे। और जब सेंटियागो उठता है तो मार्लिन उसे बोलता है कि अब मैं अपने पेरेंट्स का कहा नहीं सुनूंगा और चाहे जो भी हो जाए, अब मैं आपको ही अपना गुरु मानूंगा और आप ही के साथ मैं हमेशा रहूंगा और आप ही से फिशिंग का जो भी आइडिया है उसे मैं सीखूंगा। Meanwhile, as a party of tourists watches the Marlin's skeleton and mistakes it for the shark, Santiago drifts back to sleep under Manolin's watchful gaze and dream of lions. लेकिन जब सेंटियागो उठता है और देखता है कि बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वह वहाँ पे क्या कर रहे थे, मार्लिन्स का स्केलेटन को वॉच कर रहे थे और वे सभी सोच रहे थे कि जो स्केलेटन है एक बहुत बड़ा है तो वो शार्क का होगा, है ना। जो टूरिस्ट है उनको क्या लग रहा था कि स्केलेटन शार्क का होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, वह क्या था, स्केलेटन मार्लिन का था। उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था और फिर सेंटियागो ये सब देख करके वो फिर निराश होकर के वह अपने सैक में चला जाता है और सो जाता है। और सोने के बाद फिर से जो उसका ड्रीम आता था अफ्रीका के बीच पर एक लायन का आना, तो वो फिर से अपने सपना में हो जाता है। तो दोस्तों, यहीं तक हमारा नॉवल था, यहीं पर एंड होता है।
तो दोस्तों, अगर यह सेशन आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, थैंक यू वेरी मच।